हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिरोज तुगलक के बारे में बताएंगे। इससे पहले मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की उपलब्धियां, इन सारी बातों को आपको बताया गया है। आज हम आपको फिरोज तुगलक के बारे में बताएंगे। फिरोज तुगलक तुगलक वंश का अत्यंत महत्वपूर्ण सुल्तान है, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति को पुनः सुदृढ़ किया और साम्राज्य को या दिल्ली सल्तनत को एक स्थायित्व प्रदान किया। तमाम लोक कल्याणकारी कार्य किए, तमाम जनता के हित में, अमीरों उलेमा वर्ग के हित में भी तमाम काम किए गए। एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत को एक स्थिरता, एक स्थायित्व प्रदान किया गया। इन सारी बातों को हम बताएंगे। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब थट्टा में मृत्यु हो जाती है, थट्टा में जब वो जा रहा होता है तगी के विद्रोह का दमन करने के लिए, तो थट्टा के निकट ही उसकी ज्वर से मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो एक उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा होता है कि अब दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान कौन बनेगा। तो हम देखते हैं दिल्ली की गद्दी के लिए जो उभर के आते हैं वो दो नाम होते हैं। एक नाम है दावर मलिक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा होता है, और दूसरा इसका कजिन होता है, चचेरा भाई। कौन होता है चचेरा भाई? फिरोज तुगलक। तो जो अमीर और उलेमा वर्ग है वो इसके पक्ष में ही अपना फैसला करता है, अर्थात इसी को अपना समर्थन देता है। इस प्रकार से फिरोज तुगलक ही दिल्ली की गद्दी का सुल्तान बनता है। और इसका 23 मार्च या कुछ किताबों में 22 मार्च भी दिया गया है। 23 मार्च या 22 मार्च को हम कह सकते हैं 1351 में थट्टा के निकट इसका राज्याभिषेक हो जाता है। जब इसका राज्याभिषेक हो जाता है तो स्वाभाविक है, ये राज्याभिषेक जब होता है उससे पहले हम बता दें आपको कि ये गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब और इसकी मां का नाम था बीबी जैला, उसका पुत्र था। जो इसकी मां थी फिरोज तुगलक की, वो अबोहर के राजा, हिंदू राजा जाट या राजपूत राजा की पुत्री थी, उसका ये पुत्र था फिरोज तुगलक। तो ये दिल्ली की गद्दी इस तरह से ये राज्याभिषेक इसका होता है। और राज्याभिषेक के बाद फिर जब ये दिल्ली के लिए अपना प्रस्थान करता है तो दिल्ली में फिर एक छोटा सा विद्रोह हो जाता है। हम देखते हैं दिल्ली का जो वजीर होता है ख्वाजा जहां, एक मोहम्मद बिन तुगलक के तथाकथित पुत्र को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन जब फिरोज तुगलक पहुंचता है तो यहां पर भी अमीर और उलेमा वर्ग का इसी को समर्थन प्राप्त होता है। तो फिर इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है, वो सरेंडर कर देता है ख्वाजा जहां, और दिल्ली की गद्दी पर इस तरह से फिर से ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो ये पुनः राज्याभिषेक इसका अगस्त 1351 को दिल्ली में होता है। अगस्त 1351 में दिल्ली में इसका फिर से राज्याभिषेक होता है, अर्थात 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ है। हम देखते हैं जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, पहले मोहम्मद बिन तुगलक में आपको बताया गया है किस प्रकार से दक्षिण में विभिन्न विद्रोह हुए, उत्तर में भी विद्रोह हुए। तो विद्रोह और राजपूताने में हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना जो होती है वो पराजित होती है मेवाड़ में। तो इस प्रकार से जो राज्य था इसकी इसने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। फिरोज तुगलक ने अपनी शासन की, साम्राज्य की और राज्य की सीमाओं को समझते हुए इसने विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया और जो सल्तनत थी उसी के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। हम देखते हैं उसी के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई, बलबन की भांति। हम देखते हैं बलबन ने भी इसी तरह से सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। तुष्टीकरण की नीति किसके प्रति अपनाई गई? तो हम देखते हैं तुष्टीकरण की नीति सामान्य जन के प्रति भी इसकी तुष्टीकरण की नीति है, और अमीर वर्ग के प्रति भी इसकी तुष्टीकरण की नीति है, और उलेमा वर्ग के प्रति भी इसकी तुष्टीकरण की नीति है। तो इसने तीनों को तुष्ट करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो विद्रोह हो रहे थे, उन विद्रोह को जो समर्थन मिल रहा था या जिनका दमन संभव नहीं हो पा रहा था, तो इसमें ये तीनों वर्गों का कहीं न कहीं योगदान दिखाई देता है। कोई भी विद्रोह बिना जन समर्थन के भी संभव नहीं होता। अगर जन समर्थन के बिना अगर कोई विद्रोह होता है तो उसका दमन भी आसान होता है। तो जो विद्रोह दबाए नहीं जा सके, जिन्होंने नवीन राज्यों का एक उदय हुआ जिन विद्रोहों के कारण, तो स्वाभाविक है कि विद्रोहों से स्पष्ट था कि जन सामान्य हो या अमीर वर्ग हो जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया है, या उलेमा वर्ग जिसने उस विद्रोह को हवा दी,
और उसे प्रोत्साहित किया। तो ये तीनों वर्ग ही हमें मोहम्मद बिन तुगलक के समय असंतुष्ट दिखते हैं। तो सुल्तान क्या करता है, फिरोज तुगलक इन तीनों वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और इसीलिए उसने एक तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तुष्टीकरण की नीति के तहत उसने सामान्य जन को, अमीर वर्ग को और उलेमा वर्ग को, तीनों ही वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं कि इसने सामान्य जन सामान्य को तुष्टीकरण के तहत क्या किया। तो इसने जनता के ऊपर जो भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के ऋण थे, हम देखते हैं 2 करोड़ टंका का तो सौंधार था, माने किसानों पर ऋण था, इसने ये संपूर्ण कर माफ कर दिए। और किसके कहने पे किए हैं, जो इसका मकबूल जहां जो उपाधि जब बाद में जिसे दी गई थी मलिक मकबूल को, उस मकबूल के ही कहने पर इसने उन करों को माफ किया है। और क्या किया इसने, पीड़ितों की क्षतिपूर्ति, माने जो लोग अत्यधिक पीड़ित हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, उन सब की क्षतिपूर्ति इसने की है। और इसने उनसे माफी पत्र, एक प्रकार से क्षमा पत्र भी लिखवाई है और मोहम्मद बिन तुगलक की कब्र के पास इन सारे दस्तावेजों को दफन कर दिया था, गाड़ दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि घृणित दंड, अंग भंग करने का दंड हो या मृत्यु दंड का हो, घृणित दंड और सियासत को भी इसने समाप्त कर दिया। सियासत का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मृत्यु दंड ही था, तो इसने घृणित दंड और सियासत को समाप्त किया है। इसके अलावा जनता की भलाई के लिए इसने क्या किया, दीवाने खैरात, दान विभाग की स्थापना की। दान विभाग की स्थापना के तहत निर्धन लोगों की मदद की जाती थी और इसमें भी प्रमुख रूप से जो गरीब मुस्लिम कन्याएं होती थी, लड़कियां होती थी, उनके विवाह का बंदोबस्त किया जाता था दीवाने खैरात के तहत। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अलावा क्या किया है इसने, दारुल सफा या सिफा खाना, जिसे खैराती अस्पताल कहा जाता है, उसकी स्थापना की है, जिससे क्या होता था, लोगों को निःशुल्क इलाज और निःशुल्क दवाएं मिल सकें। देखिए ये मध्यकाल में ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। तो दारुल सफा की स्थापना की। दारुल सफा क्या है, एक खैराती अस्पताल है। किसने स्थापना की है, तो फिरोज तुगलक ने स्थापना की है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने कहा था कि खजाना भरने से बेहतर जनता की भलाई करना है। यह भी पूछ लिया जाता है कि किसने ये कहा है, खजाना भरने से बेहतर जनता की भलाई करना है, तो ये फिरोज तुगलक का वाक्य है। इसके अलावा इसने क्या किया है, रोजगार कार्यालय की दिल्ली में स्थापना की, जिससे बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, वो अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकें। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न सिविल सर्विसेज में भी ये पूछा गया है कि रोजगार कार्यालय की किसने स्थापना की। विभिन्न दृष्टिकोण से ये प्रश्न पूछे गए हैं, या रोजगार की ओर किसने ध्यान दिया, बेरोजगारों के लिए किसने काम किया। कोई भी रूप हो सकता है प्रश्न का, लेकिन उसका मतलब यही है कि रोजगार कार्यालय की इसने स्थापना की और इसने ये सारे काम किए हैं जनता की भलाई के लिए, जनता को संतुष्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अमीर वर्ग का तुष्टीकरण। देखिए अमीर वर्ग ही क्या करता था, सही मायने में विद्रोह का जो नेतृत्व किया है, विभिन्न राज्यों का उदय हुआ, कहीं नहीं भी हुआ, विद्रोह के दमन भी कर दिए गए अंततः, लेकिन साम्राज्य की शक्ति पर और प्रतिष्ठा पर जो भीषण चोट पहुंची, आघात पहुंचा, तो उसका जो उत्तरदायी था वो अमीर वर्ग ही था। तो इसने क्या किया, अमीर वर्ग को भी संतुष्ट करने के लिए काम किए। ध्यान रखिएगा, अमीर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या किया इसने। एक तो एकता व्यवस्था और सरकारी सर्विसेज को, सरकारी नौकरियों को वंशानुगत कर दिया। और क्या किया इसने, ये व्यवस्था की कि किसी भी तरह की योग्यता की कोई भी परीक्षण नहीं किया जाएगा, पदों को वंशानुगत कर दिया गया। तो ये अमीरों को संतुष्ट करने के लिए किया गया था। एकताओं और सेवाओं को आनुवंशिक कर दिया, जागीरदारी प्रथा को फिर से आरंभ कर दिया, वेतन को जागीरों के रूप में देना आरंभ कर दिया। ये सारे काम इसके द्वारा किए गए। और इसने दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग की स्थापना की। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेंशन विभाग की स्थापना भी इसके द्वारा की गई। ये सारे काम इसने अमीर वर्ग को संतुष्ट करने के लिए किए हैं। और इसके अलावा इसने एक काम और किया है, अमीर वर्ग को अत्यधिक वेतन प्रदान किया है। जो वेतन प्रदान किया है वो अत्यधिक था,
अत्यधिक वेतन, इसका एक उदाहरण है कि जो इसका मकबूल जो प्रधानमंत्री था खाने जहां का वेतन 13 लाख टन का था। आप सोचिए, जब राज्य की आय 6 करोड़ 85 लाख घोषित की गई थी, तो 13 लाख एक अधिकारी का वेतन कितना अधिक होता है। तो इसने अपने अमीर वर्ग को अत्यधिक वेतन देकर भी संतुष्ट किया है। और इसके अलावा इसने और क्या किया है, उलेमा वर्ग का तुष्टीकरण। देखिए, उलेमा वर्ग मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों से असंतुष्ट था, नाराज था। उसके अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक उस उलेमा वर्ग के हिसाब से धर्म का अनुपालन नहीं कर रहा था, उस तरीके से नीतियों को लागू नहीं कर रहा था, इसलिए उसने इन सारी चीजों को समाप्त किया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि उलेमा वर्ग को संतुष्ट नहीं किया था, फिरोज तुगलक ने उनके भी तुष्टीकरण के लिए काम किया। उसके तहत उसने क्या किया, इस्लामी कर पद्धति को पूर्ण रूपेण लागू किया। ध्यान रखिएगा, इस्लामी कर पद्धति माने इस्लाम के हिसाब से शरीयत के अनुसार जितने कर आवश्यक थे वही कर इसके द्वारा लगाए गए हैं। तो देखिए, केवल 4 आधारभूत कर लगाए गए, खराज, खुम्स, जकात, जजिया, याद रखिएगा। और इसने तमाम करों को समाप्त कर दिया। यहां पर याद रखने वाली बात जो है वो ये है कि अत्यधिक क्या मैक्सिमम सभी किताबों में ये बताया जाता है कि इसने बहुत से करों को हटाया। उन करों की संख्या 28 बताई गई है, लेकिन याद रखिए कि फतवाते फिरोज शाही में 53 करों को बताया गया है कि 53 कर फिरोज तुगलक के द्वारा समाप्त किए गए। फतवाते फिरोज शाही इसकी ऑटोबायोग्राफी है, माने सुल्तान की आत्मकथा है, जिसमें 53 करों को 53 करों को हटाने का बर्डन प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं इसने तमाम करों को समाप्त किया। अब ध्यान रखिए, खराज कितना है, खुम्स क्या है, जकात, जजिया। खराज भू उपज का इसने 1/3 भाग से लेकर 1/3 भाग तक निश्चित किया गया। और खुम्स में 1/5 भाग राज्य का होता था। याद रखिए, अभी तक जो सुल्तान होते थे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी रहे हों, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक रहे हों, जब किसी राज्य पर आक्रमण किया जाता था, वहां से जो लूट की जाती थी, तो लूट का 4/5 भाग राज्य में जमा किया जाता था, राज्य कोष में जमा किया जाता था, और 1/5 भाग सैनिकों को प्रदान किया जाता था। जबकि शरीयत के अनुसार ये है कि 1/5 भाग राज्य को मिलना चाहिए और 4/5 भाग सैनिकों को मिलना चाहिए। तो इसने शरीयत के अनुसार लूट का 1/5 भाग निश्चित किया लेना, और बाकी सैनिकों के लिए निश्चित कर दिया। ये अपने में बहुत बड़ा कदम था। ये भी सही मायने में उलेमा वर्ग को भी संतुष्ट करता था, सैनिक वर्ग को भी संतुष्ट करता था, अंततः अमीर वर्ग को भी संतुष्ट करता था। अमीर वर्ग के तुष्टीकरण के तहत भी इसे माना जा सकता है। इसी तरह से हम देखते हैं जकात। तो जकात धनी मुस्लिमों की 2.5% आय का 40वां हिस्सा लिया जाता था, जो इस्लाम के कल्याण के लिए खर्च किया जाता था। हम देखते हैं जजिया कर ये था जो गैर मुस्लिमों से उनकी रक्षा के एवज में वसूल किया जाता था किसी भी इस्लामी राज्य में। तो दिल्ली सल्तनत चूंकि इस्लामी राज्य था, इसलिए यहाँ पर जजिया जो गैर मुस्लिम थे अर्थात हिंदू थे, उनसे जजिया वसूल किया जाता था। लेकिन याद रखिए, इसके समय में जो इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये है, अभी तक जो शासक थे उनमें खराज और जजिया एक साथ वसूल किया जाता था। जो किसान भी हिंदू ही होते थे और जजिया भी हिंदुओं से ही लेना था, तो खराज और जजिया को एक साथ ले लिया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक के द्वारा क्या किया गया कि खराज और जजिया को अलग अलग वसूल किया गया। ये प्रथम सुल्तान है जिसने ऐसा किया। और इसके अलावा इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर जजिया वसूल किया। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। ब्राह्मणों पर इसने जजिया वसूल किया। तो खराज भू राजस्व था, भू उपज का 1/5 से 1/3 भाग था। तो हम देखते हैं इसने क्या किया कि ब्राह्मणों से जजिया वसूल किया। अभी तक ब्राह्मण जजिया से मुक्त थे, तो सही मायने में ये उलेमा वर्ग के तुष्टीकरण की नीति के तहत ही ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया गया। अब हम देखते हैं इसके अलावा क्या किया गया
कि राजस्व का आकलन किया जाता है, और राजस्व के आकलन के अंतर्गत क्या किया गया था कि ख्वाजा हिसामुद्दीन को यह दायित्व सौंपा गया कि वो कुल राजस्व का आकलन करें। उन्होंने 6 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जो कुल राजस्व का आकलन किया है, जो खालसा भूमि से कुल राजस्व का जो आकलन किया है वो 6 करोड़ 75 लाख टन का, या कुछ किताबों में 6 करोड़ 85 लाख टन का भी मिलता है वार्षिक, ये राजस्व का आकलन किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि और क्या किया गया है, खराज और जजिया अलग अलग किया गया था, और सर्वाधिक, अब देखिए सर्वाधिक कर माफ करने वाला भी ये फिरोज तुगलक ही है। कट्टर इस्लामी नीति का इसने पालन किया, किसके तहत? उलेमा वर्ग के तुष्टीकरण के तहत। तो कट्टर इस्लामी नीति के पालन का जो सबसे बड़ा कारण था वो मैंने पहले भी बताया है, जो भी सुल्तान बनते थे और जिनकी मां हिंदू होती थी, तो उनके अंदर कहीं न कहीं यह शंका रहती थी कि उनके ऊपर कहीं हिंदुओं की ओर झुकाव का आरोप न लगा दिया जाए। तो हम देखते हैं कि जिन सुल्तानों की मां हिंदू होती थी, ऐसे ही सुल्तानों का हिंदुओं के ऊपर कहर अधिक गिरता था। ऐसे ही सुल्तानों की जो नीतियां होती थी हिंदुओं के प्रति काफी कट्टर हुआ करती थी। तो स्वाभाविक है इसने उलेमा वर्ग के प्रति अपने को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसे कट्टर नियमों का पालन किया है, और उन पालन के तहत क्या किया है इसने, जगन्नाथपुरी और ज्वालामुखी के मंदिरों को, नगरकोट में जो ज्वालामुखी का मंदिर था उसको ध्वस्त किया है, इन जो जगन्नाथपुरी और ज्वालामुखी के मंदिर को। इसके अलावा दिल्ली में एक ब्राह्मण को जीवित जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि वो एक जगह प्रवचन दे रहा था, वो ये कह रहा था ब्राह्मण कि हिंदू धर्म भी इस्लाम की भांति ही महान धर्म है, उसका यही अपराध था, इसलिए उसे जीवित जला दिया गया। और क्या किया इसने, स्वर्ण रजत माने सोने और चांदी के जो तार से बने हुए कपड़े होते थे और सोने चांदी के जो बर्तन होते थे उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया, सिल्क के वस्त्रों को भी प्रतिबंधित किया। और इसने क्या किया, शिया संप्रदाय और सूफी संतों को भी प्रताड़ित किया, पीड़ित किया, परेशान किया। और क्या किया इसने, मुस्लिम स्त्रियों का कब्रों पर, मकबरों पर जाना रोक दिया गया, क्योंकि ये गैर इस्लामी माना गया। इसलिए स्त्रियों का, मुस्लिम स्त्रियों का मकबरों पर, कब्रों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो हिंदू चित्रकला शैली के तहत जो भित्ति चित्र होते थे, दीवारों पर जो चित्र होते थे, उन्हें इसके द्वारा समाप्त करवाया गया, खत्म करवाया गया। तो ये इसके द्वारा काम किए गए। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके समय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें हम फिर से बता देते हैं। तो इसका 2 बार राज्याभिषेक होता है। ये फिरोज तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कजिन था, याद रखिए, चचेरा भाई था। विस्तार नीति के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई, तुष्टीकरण की नीति का पालन किया। तीनों वर्गों के प्रति क्या क्या तुष्टीकरण के तहत किया है, तो वो मैंने बताया कि किस तरह से ऋण माफ किए हैं, किसानों के सौंधार माफ कर दिए गए, पीड़ित लोगों की क्षतिपूर्ति की गई, और इसके अलावा तमाम घृणित कठोर दंड जो थे, सियासत जैसे मृत्यु दंड थे, ये सब समाप्त कर दिए गए। दीवाने खैरात, इसके अलावा पेंशन, ये सब दारुल सफा, ये सब काम किए गए। और क्या किया गया है, रोजगार कार्यालय की स्थापना, अमीर वर्ग का तुष्टीकरण के तहत इसने क्या किया, अत्यधिक वेतन प्रदान किया है, दीवाने इस्तेहकाक की स्थापना की है, और उलेमा वर्ग के तुष्टीकरण के प्रति उसने शरीयत के अनुसार जो कर आवश्यक थे वो लिए। इसके अलावा उसने एक सिंचाई कर और लगाया है, हक ए शुर्ब, सिंचाई कर वसूल किया इसने। पहला सुल्तान है जिसने सिंचाई कर लगाया, याद रखिएगा, सिंचाई कर वसूल करने वाला भी प्रथम सुल्तान है। और इसके समय में जो राजस्व की आय थी वो 6 करोड़ 75 लाख टन का या 6 करोड़ 85 लाख टन का थी। ये सारी चीजें एल्फिंस्टन और इलियट ने इसे सल्तनत युग का अकबर बताया है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है, तो सल्तनत युग का अकबर इसी को कहा जाता है। और बर्नी ने इसे एक महान सुल्तान बताया है, याद रखिएगा। हालांकि इसके समय में भ्रष्टाचार अत्यधिक था, वंशानुगत पद होने के कारण योग्यता को
वरीयता नहीं दी गई है, अयोग्यता फैलती है, और हम देखते हैं कि जो सैनिक हैं वो सैनिक कम, राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी अधिक दृष्टिगत होने लगते हैं। ये सारी चीजें होती हैं और अंततः फिरोज तुगलक के द्वारा उठाए गए बहुत से कदमों से इसके समय में तो सही मायने में एक स्थिरता प्राप्त की सल्तनत ने, लेकिन इसी के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अंततः तुगलक वंश का पतन हो जाता है। बाद में जो शासक होते हैं वो तुगलक वंश को नहीं संभाल पाते हैं, सल्तनत को नहीं संभाल पाते हैं, और अंततः जो अंतिम बार हुआ है तुगलक वंश के पतन के समय, समाप्ति के समय, वो है तैमूर लंग का आक्रमण। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे हमारे, अभी तो इसकी जो फिरोज तुगलक की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक कल्याण से संबंधित जो भी कार्य हैं, नहरों का निर्माण है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके बाद इसकी फिरोज तुगलक की धार्मिक नीति, फिरोज तुगलक की विदेश नीति, या फिरोज तुगलक के द्वारा जो चलाए गए सैन्य अभियान, फिरोज तुगलक के समय किए गए विद्रोह, उन विद्रोहों का दमन और फिरोज तुगलक का मूल्यांकन, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। इसके अलावा फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी, उन उत्तराधिकारियों के पतन के कारण और उसके बाद तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में बताया जाएगा। अब इस मेरे आप चैनल को मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके अलावा अगर आपको तुगलक वंश के बारे में और पीछे से जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।